हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, मैं हूं तरसेम जटैन और आप आ गए हैं फिर से जटैन क्लासेस पे। तो चलिए 9th क्लास का अगला चैप्टर हम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और साथ में क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है ये चैप्टर अपने नाम के अंदर ही कि क्या हमारे चारों तरफ के जो मैटर है वो प्योर है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे नो, प्योर नहीं है। जैसे बच्चे एयर है, हमारे पास एयर क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे हम पानी पीते हैं, हम लोग वाटर जो हम पीते हैं उस पानी के अंदर भी क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, सोल्ट वगैरह होते हैं और खुद पानी भी तो है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है हमारे चारों तरफ वो प्योर ना होकर क्या है, मिक्सचर की फॉर्म में है। अब प्योर किसे बोलेंगे हम लोग, सुनिए प्योर किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हों। कितने तरह के, एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हों, उनको क्या बोला जाता है, जनरली प्योर बोला जाता है। जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला है H2O, तो पानी के अंदर सिर्फ H2O ही होना चाहिए, H2O H2O H2O। यदि इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई चीज आ गई, जैसे सोल्ट आ गया, जैसे मिनरल आ गया, तो ये मिक्सचर बन जाएगा। उस टाइम पे ये प्योर सब्सटेंस नहीं बोला जाएगा। तो प्योर कौन है, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और वरना बाकी चीजें सारी की सारी क्या बोली जाएंगी, मिक्सचर बोली जाएंगी। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पे। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, टाइप ऑफ मिक्सचर दो तरह के होते हैं हमारे पास। पहला है बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा है बच्चे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इस बात को समझने की कोशिश करना, होमो और हेट्रो में फर्क क्या है। जैसे यदि मैं यहां पर पानी है, पानी में मैंने नमक डाल दिया, भाई क्या डाल दिया पानी में, नमक, और नमक पानी में अब पूरी तरह से डिजोल्व हो गया है। डिजोल्व मतलब घुल गया है। तो बताओ, नमक घुलने के बाद सारे पानी के अंदर एक जैसा फैल जाएगा। मतलब इस पानी का यहां से टेस्ट कर लो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, जो सोल्टी टेस्ट आएगा वो एक जैसा आएगा। इसका मतलब ये होमोजेनियस मिक्सचर बन गया है। बट यदि मैं इसके अंदर रेत डाल दूं बच्चे, पानी में मैं क्या डाल दूं, रेत, क्या रेत भी नमक की तरह हर जगह पे एक समान रूप से फैलेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? आंसर है नहीं। रेत थोड़ा सा तो नीचे बैठ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस नहीं भाई, हेट्रोजीनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ, जहां पर जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, एक समान रूप से मिक्स हो जाते हैं। बट यदि वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं तो वो क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। क्लियर है भाई? तो हवा बताइए भाई क्या है, हवा होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि हवा के अंदर हर जगह पे आपको क्या मिलने वाली है, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, ये हर जगह ऐसा ही मिलेगा आपको। कंपोजिशन जो है ना उसकी वो हर जगह ऐसी ही मिलेगी। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है हवा की। तो हम बोल सकते हैं कि हवा क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है या फिर होमोजेनियस मिक्सचर है। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस हमारे पास कौन से हो सकते हैं। तो सुनिए, यदि कहीं पर एटम्स हैं तो वो प्योर होते हैं। यदि कहीं पर मोलिक्यूल्स है बच्चे, मोलिक्यूल्स, वो भी प्योर होते हैं। यदि कहीं पर कंपाउंड्स हैं बच्चे, कंपाउंड्स, वो भी क्या होते हैं, प्योर। मतलब इन सब का ना अपना अपना फॉर्मूला है। तो यदि कहीं पर फॉर्मूला लिख रखा है तो वो जनरली प्योर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात कर लेते हैं हम कंपाउंड की। किसकी बात कर लेते हैं, कंपाउंड। अब दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है बच्चे कंपाउंड और एक होता है बच्चे मिक्सचर। मिक्सचर कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है, लेट अस सी क्या फर्क है। ठीक है, देखते हैं एक बार। देखिए, यदि मैं यहां पर ये पानी लिख दूं H2O, तो ये पानी का अपना कोई फॉर्मूला है। तो जहां पर अपना कोई फॉर्मूला हो तो वो कंपाउंड होता है। बट मिक्सचर कैसे बनेगा, जैसे पानी है, इसमें आप नमक मिला दो, आप इसमें शुगर मिला दो, तब जाकर क्या मिलेगा, मिक्सचर बनेगा। तो कंपाउंड में क्या होता है, एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये पानी है तो पानी के ही पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, बट इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब पानी जो है बच्चे, इसके अंदर जो ये नंबर है ना, ये फिक्स हो गया है।
जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये नंबर है फिक्स हो गया है। मतलब कंपाउंड के अंदर उसके एटम्स का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, फिक्स। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। आप बताओ, आप नींबू पानी बनाते हो, तो यदि आपको नींबू कम लग रहा है तो नींबू डाल दो, पानी कम लग रहा है तो पानी डाल दो, नमक कम लग रहा है तो नमक डाल दो। तो इसका मतलब इसकी कंपोजिशन वो कांस्टेंट नहीं होती या फिक्स नहीं होती। आप इसकी कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, बट इसकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स। ठीक है। या ऐसे बोल दो, ये जो रेशियो है ना इनकी, जैसे 2:1, तो ये हमेशा फिक्स रहेगी। बट इसमें कोई फिक्स नहीं है, मिक्सचर के अंदर ऐसा वैसा कि रेशियो फिक्स होगी। अगला जो कंपाउंड है हमारे पास बच्चे, उनके अंदर जो वेरियस एलिमेंट है, जैसे पानी के अंदर कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं। अब बताओ, क्या पानी के अंदर आप ऑक्सीजन का सांस ले सकते हो? नहीं। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन तो है, देखो ओ रहा, लेकिन आप इसका सांस ले पाओगे नहीं। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, जब कंपाउंड बनाते हैं तो अपनी जो प्रॉपर्टी है लॉस कर देते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। अब बताओ, नींबू पानी में नींबू का टेस्ट आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पानी का टेस्ट आएगा? आएगा बिल्कुल। ठीक है। चीनी डालोगे उसका टेस्ट आएगा? आएगा बिल्कुल। कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे पानी के अंदर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपल तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। बट मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे आप घर पे करते भी तो, चाय पत्ती है, आपने चाय बनाई, उसमें से जो चाय पत्ती उसको क्या करते हो अलग, किससे, छलनी से छान कर। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, ये तो हमारा हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं हम लोग, आते हैं हम सोल्यूशन पे। कहां पर? सोल्यूशन पे। उससे पहले बता देता हूं मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए भाई, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। व्हाट आर प्योर सब्सटेंस हम बता देंगे, व्हाट आर मिक्सचर हम बता देंगे, व्हाट आर टाइप्स ऑफ मिक्सचर ये भी बता देंगे हम, 2 तरह का, होमोजेनस हेटेरोजेनस, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडर मिक्सचर ये भी बता देंगे। एयर इज अ मिक्सचर एक्सप्लेन करो, क्योंकि इसमें अलग अलग गैसेज होती हैं। सी वाटर इज मिक्सचर, इसको भी एक्सप्लेन करो, क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या होता है बच्चे, नमक वगैरह बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। ठीक है। ये आपको सब्सटेंस दे देंगे, इनमें से पूछेंगे बताओ प्योर कौन है और इम्प्योर कौन है या मिक्सचर कौन है। क्लियर भाई? आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे आता बच्चे हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन ना 2 चीजों से मिलकर बनता है बच्चे, एक होता है सोल्यूट और एक होता है बच्चे सॉल्वेंट। सोल्यूट जनरली लेस अमाउंट में डाला जाता है, और जो सॉल्वेंट है ये मोर क्वांटिटी में होता है। जैसे पानी में आप नमक मिलाओ तो पानी सॉल्वेंट है और नमक सोल्यूट है। पानी में चीनी मिलाओ, पानी सॉल्वेंट है, चीनी क्या है, सोल्यूट है। उनसे मिलकर जो बनेगा वो बनेगा सोल्यूशन। ठीक है। फिर आता है बच्चे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन 3 तरह का होता है बच्चे। पहला है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा है बच्चे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तीसरा है बच्चे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे ये पानी है बच्चे, पानी, इसमें ना मैक्सिमम मान लो 4 स्पून चीनी की डिजोल्व कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम 4। लेकिन मैंने इसके अंदर घोली है कितनी, 2, तो ये अनसैचुरेटेड है। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर और भी ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है लेकिन घोलना नहीं है, वो अनसैचुरेटेड है। अब इसमें 4 चम्मच घुल सकती है और आपने 4 ही घोल दी, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड है। ठीक, मतलब जितनी अमाउंट में घुल सकता है सोल्यूट उतनी अमाउंट में घोलना है। लेकिन यदि इसमें को मैं गर्म कर दूं बच्चे, गर्म, और अब इसमें और भी ज्यादा चीनी डिजोल्व हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। तो ये चाशनी नहीं बोलते हैं, चाशनी, पानी को चीनी को पानी में घोलते हैं, तो वो ना सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। किसका? शुगर का। अच्छी बात है भैया, आप लोग कर लेंगे सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। फिर 2 तरह का सोल्यूशन आता है बच्चे, होमोजीनियस सोल्यूशन, और हमारे पास क्या आता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। तो इसका मतलब भी वही है, होमोजीनियस यदि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर तो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब यदि यूनिफॉर्म नहीं है कंपोजिशन तो वो हेट्रोजीनियस है। फिर आता है बच्चे सोल्युबिलिटी की, व्हाट इज सोल्युबिलिटी। ठीक है, किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितनी मात्रा में सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट में, तो वो क्या कहलाती है, उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सोल्युबिलिटी है बच्चे वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलेगी या ठंडे पानी में, तो आंसर आएगा गर्म पानी में। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि गर्म करने से ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो आसानी से क्या हो जाता है, डिजोल्व, मतलब डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाता है, फास्ट। क्लियर है भाई सोल्युबिलिटी? अच्छी बात है, क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चे। आगे आता हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने है, हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ
सोल्यूशन। ठीक है। दो तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली में कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है क्या, जो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट में सोल्यूट पड़ा हुआ है। जैसे पानी में, ऐसे तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा मैं नॉर्मली तो, कि सॉल्यूशन में ना 2 चम्मच चीनी की पड़ी है, 10 चम्मच पड़ी है ना। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बताएंगे हम आगे से, क्लियर है। तो दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बच्चे। पहली आती है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज, या इसको m बाई एम परसेंटेज भी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला निकालने का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इनटू में 100, पहला है ये। दूसरा है बच्चे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, m बाई वी परसेंटेज। ये कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन इनटू में 100। क्लियर है। दोनों जगह पे यहां पर नीचे सोल्यूशन सोल्यूशन लेना है, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। जैसे क्वेश्चन करते हैं, इफ 10 ग्राम ऑफ सुगर is dissolved in 100 gram water, find mass by mass percentage। चलिए देखो भाई, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दो। मास ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब चीनी सोल्यूट है यहां पर, तो कितना है 10 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चे आपको। सोल्यूशन यदि आपको निकालना है सोल्यूशन का मास, तो वो सोल्यूट का मास प्लस में सोलवेंट के मास के इक्वल होगा। तो बताओ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, सोलवेंट पानी कितना है 100 ग्राम, और इनटू में 100, तो 10 बटा 110 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 100 बटा 11%। कई बच्चे ना यहाँ पर 100 ले लेते हैं पानी का सीधा, तो ये गलत है भाई तरीका। क्लियर है। अब इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता था, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चे फिर यहां पर गलती करते हैं, वो क्या करेंगे भाई, सोल्यूट है 10 ग्राम, 10 ग्राम 120 ये हो गया, और 10 ये 130 ले लेंगे। यहां पर नीचे गलत है भाई, 130 नहीं लेना। क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही दे रखा है कि 120 ग्राम सोल्यूशन है, सोल्यूशन। इसका मतलब इस 120 में पहले से ये 10 तो पड़ा ही हुआ है, तो यहां पर आपको ना कितना लेना है 120 लेना है, और इनटू में क्या आ जाएगा बच्चे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया आंसर 100/12%। क्या आ गया 100/12%। क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब न्यूमेरिकल इसका भी आ सकता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, देखते हैं उसको भी कैसे करेंगे हम लोग। आपको दे देंगे, इफ 10 ग्राम ऑफ सोल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड m/v परसेंटेज। ठीक है भाई, क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, देख लो। तो बताइए m/v परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बचे 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी बचे 100 ml है। यहां चेक कर लो सोल्यूशन है या नहीं, हाँ जी है, तो 100 इंटू में 100, तो आंसर आ गया बच्चे 10%। कितना आंसर आ गया 10%। क्लियर है भाई, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब कई बार ना दे कुछ देते हैं और पूछ कुछ लेते हैं। जैसे आपसे कहेंगे, इफ 10 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 90 gram of water, find m/v percentage if density of solution is 1.1 gram per ml। ठीक है भाई। देखो यहां पर क्या है, हमें ना m/v परसेंटेज निकालनी है भाई। सोच लीजिए, आप ध्यान दे लीजिए यहां पर। तो ऊपर क्या आएगा मास ऑफ सोल्यूट, कितना बचे मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या कहीं पर वॉल्यूम दे रखी है सोल्यूशन की, वॉल्यूम होती है लीटर मिलीलीटर इनमें ना भाई। यहां पर भी 90 ग्राम दे रखा है और यहां पर भी 10 ग्राम दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम तो लीटर या मिलीलीटर में होती है। अब क्या करोगे, अब इसका मतलब हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो पहले चेक करो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें निकालनी है, तो क्या मास ऑफ सोल्यूशन दे रखा है आपको, पहले तो ये चेक करो मास ऑफ सोल्यूशन। हाँ जी सर 90 ग्राम तो पानी हो गया और 10 ग्राम शुगर होगी, तो 110 ग्राम सोल्यूशन हो गया। अब सुनो, यदि सोल्यूशन का मास आपको पता है और वॉल्यूम निकालनी, तो डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा।
तो डेंसिटी का यूज क्या है, मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी का यूज किया जाता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मास बाय वॉल्यूम। अब बताओ निकालना क्या, हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम को मैं इधर ले आऊं तो वो हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। अब बताओ मास सोल्यूशन का कितना है 110 और डेंसिटी सोल्यूशन की कितनी देर की 1.1, देखो दे रखी है 1.1। अब इस डेसिमल को ओपन करो तो 10 ऊपर चला गया, तो ये कटने के बाद कितना आ जाएगा 10, तो कितना आ गया बच्चे 100 आंसर आ गया। ये ml में आंसर आया क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml है, तो अब आ गया 100 नीचे और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चे 100, कैंसिल, तो आंसर आ गया बच्चे 10%। कितना आंसर आ गया है बच्चे यहाँ पर 10%। ठीक है भाई, देखना भाई छोटी सी गड़बड़ कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ करी है देखो एक बार, जो सोल्यूशन का मास है ना वो 90 + 10, यहाँ पे ना 100 आएगा बच्चे, क्या आएगा यहाँ पर 100 भाई। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई थी, इस मास ऑफ सोल्यूशन 100 आएगा क्योंकि हमने ना ऐड करने में गलती कर दी, यहाँ पर 100 आएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन का मास आ गया तो 100, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चे 100। ठीक है, तो क्या हो गया मास बाय डेंसिटी कितनी है 1.1, तो ये ऊपर चला गया, तो 1000/11 कितनी वॉल्यूम आएगी 1000/11 आएगी ml में वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम कहाँ ली थी हमने, नीचे यहाँ पर ली थी ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 1000/11, तो 11 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब काटो 0 से 0, 0 से 0, 0, 0, तो कितना आंसर आया 11%। कितना आंसर आया बच्चे 11% आएगा इसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं डेंसिटी से रिलेटेड, ताकि आपको ना कोई डाउट ना रहे इसमें। चलिए भाई अच्छी बात है, चलो। इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर to get 100 ml solution, find m/m percentage if density is equal to 1.1 ग्राम पर ml of solution। ठीक है, देखो भाई क्या है, अब हमें निकालना है मास बाई मास परसेंटेज। तो चलो भाई मास ऑफ सोल्यूट कितना बचे 20 ग्राम। अब मास ऑफ सोल्यूशन हमें पता ही नहीं है, हमें तो सोल्यूशन की वॉल्यूम पता है, बस 100 ml सोल्यूशन है, वॉल्यूम पता है। तो हमें क्या पता है सोल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml। हमें मास ऑफ सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन डेंसिटी का यूज कर सकते हैं हम लोग वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से मास किसके इक्वल आ गया डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। बताओ डेंसिटी कितनी है 1.1। पहले मैं बता दूं यहाँ पर डेंसिटी भी सोल्यूशन की होनी चाहिए यदि आप वॉल्यूम सोल्यूशन की यूज कर रहे हो तो, ठीक है। इनटू में बताइए वॉल्यूम कितनी है बच्चे 100 ml, 100 ml, तो काटो यहाँ से कट के 10 आ गया, 0 से 0 डेसिमल, तो कितना आ गया बच्चे ये 110 ग्राम। किसका मास आ गया, अब ये किसकी डेंसिटी ली थी सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन का मास आ गया, तो नीचे आ गया 110 इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चे 200/11%। क्लियर है, तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन का। ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं अभी हमारे पास, हमने जो किए हैं क्वेश्चन, इनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेंगे व्हाट इज सोल्यूबिलिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, ठीक है। आपसे पूछेंगे व्हाट आर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हाट आर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सोलवेंट, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल है इनसे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं जो अभी हमने टॉपिक किए हैं। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का। ये सीधा साधा क्वेश्चन भी है कि ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो चलो भाई मैं इसका एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए मैंने पानी में नमक डाल दिया, सॉल्ट। दूसरे केस में मैंने पानी में इंक डाल दी, इंक, जैसे ये मार्कर की इंक ही डाल दिया, कोई और इंक डाल दी, जैसे रंग डाल दिया लाल रंग या कुछ ऐसा। यहां पर मैंने पानी में डाल दिया बच्चे रेत। तो बताइए क्या नमक घुलने के बाद नीचे बैठेगा? तो पहला आएगा केस सेटल डाउन, सेटल डाउन, यहां लिख दूं भाई मैं इसको सेटल डाउन। तो क्या नमक नीचे बैठेगा? आंसर आएगा नो। कोलॉइड में आंसर आएगा नो, क्योंकि इंक भी नीचे नहीं बैठेगी, घुल जाएगी वो। लेकिन रेत नीचे बैठेगा, आंसर आएगा यस।
तो इसका मतलब यदि वो नीचे बैठ गया तो सस्पेंशन है। क्या है वो? सस्पेंशन है। फिर आता है बच्चे फिल्टरेबिलिटी। क्या हम फिल्टर पेपर से इनको फिल्टर कर सकते हैं? बताओ, क्या फिल्टर पेपर से आप नमक को अलग कर लोगे पानी में से घुलने के बाद? आंसर है नहीं। क्या क्लोराइड को अलग कर लोगे? आंसर है नहीं। लेकिन रेत को अलग किया जा सकता है। इसका मतलब ये सस्पेंशन है। फिर आता है बच्चे साइज। क्या आता है? साइज। आपको क्लोराइड का साइज याद रखना है। 1 नैनोमीटर से बच्चे 1000 नैनोमीटर तक का साइज होता है क्लोराइड का। मतलब इस धरती पे कोई भी पार्टिकल जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का है तो वो कोलोइडल पार्टिकल है। ठीक है। लेकिन ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल क्या होता है? साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा, और इनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा। किसका? सस्पेंशन का साइज। फिर आता है बच्चे हमारे पास क्या टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, कोलोइड भी करते हैं और सस्पेंशन भी करते हैं। क्या? टिंडल इफेक्ट शो। फिर आता है बच्चे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रू सोल्यूशन के आर पार देखा जा सकता है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जो कोलोइड है ये बीच के होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। क्या इनको क्या बोल सकते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। और ये ओपेक होते हैं, इनके आर पार आप नहीं देख पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? देख नहीं पाएंगे। फिर आता है नेक्ड आइज के साथ आप देख पाओगे नहीं। क्या बताओ, रेत के पार्टिकल को नेक्ड आइज से देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं। कोलोइड के पार्टिकल को नहीं देख सकते, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल को नहीं देख सकते। तो इसका मतलब आप डिफ्रेंशिएट करने की सोचो। आसपास यदि डस्ट पार्टिकल कमरे में है, इस टाइम पे मेरे और आपके बीच में डस्ट पार्टिकल यहाँ पर हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब वो कोलोइड है। लेकिन यहाँ पर अंधेरा कमरा कर दूं और मैं लाइट ले आऊं तो अब दिखने लग जाएंगे वो हमें। सस्पेंशन बड़े पार्टिकल होते हैं, बस कहने का मतलब ये है। ट्रू सोल्यूशन बिल्कुल छोटे पार्टिकल हैं। क्या है? बिल्कुल ही छोटे पार्टिकल। नेचर पे आते हैं। जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है नेचर में। कोलोइड हेट्रोजीनियस होते हैं और सस्पेंशन भी कैसे होते हैं बच्चे? हेट्रोजीनियस होते हैं। क्लियर है? तो ये डिफरेंस था ट्रू, कोलोइड और सस्पेंशन के बीच में। अब तो ये सीधा का साधा क्वेश्चन भी है और इनमें से अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम भाई किसके बारे में बात करने वाले हैं बच्चे? टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए, ये लाइट आ रही है बच्चे, जब ये छोटे से पार्टिकल के साथ टकराती है लाइट ऐसे, तो ये लाइट इधर उधर फैल जाती है। इधर उधर क्या हो जाती है? फैल जाती है। इससे जब लाइट का पाथ है ना वो क्या हो जाता है? विजिबल, मतलब लाइट हमें दिखने सी लग जाती है। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये किसके कारण होता है बच्चे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब लाइट का फैलना। ठीक है, तो समझ गए टिंडल इफेक्ट क्या? अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट को कहाँ पर देखा है? डार्क रूम्स में देखा है हम लोगों ने। अंधेरे कमरे में जब लाइट आती है रोशनदान में से तो धूल कण में दिखाई देने लग जाते हैं। कहाँ पर? जब बहुत ज्यादा धुंध होती है, फोग वगैरह, तब हम टॉर्च ऑन करते हैं तो उसका लाइट ना फैल जाती है, उसकी लाइट। ठीक है, जो ये आपने टूटते हुए तारे देखे होंगे, उनकी जो टेल्स होती है टूटते हुए तारों की, जो पूंछ दिखाई देती है, उसके पीछे ना आपको ऐसे व्हाइट कलर की लाइट सी दिखती हुई दिखेगी चलती हुई, तो वो ड्यू टू टिंडल इफेक्ट है। किसके कारण बच्चे? ये टिंडल इफेक्ट के कारण है। तो ये सारे किसके कारण है? टिंडल इफेक्ट के कारण। क्लियर है? अच्छी बात है। और जनरली टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं? कोलोइड। ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं शो करते? क्योंकि ट्रू सोल्यूशन का साइज इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। अच्छा, कभी कभी आपने बादलों में से देखा होगा ऐसे लाइट गिरती हुई दिखती है आप लोगों को नीचे, तो वो भी टिंडल इफेक्ट के कारण है, क्योंकि आसमान में ना वाटर के वेपर होते हैं, उनसे जब लाइट टकराती है तो वो विजिबल हो जाती है। घने जंगलों के अंदर, ये घने जंगल का पेड़ है, अब इसमें से लाइट जब नीचे आती है तो वो दिखने लग जाती है ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? अच्छी बात है। अभी समझ गए आप टिंडल इफेक्ट क्या है क्या नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर हमारे पास कुछ कोलोइड की प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे पहला है ब्रोनियन मूवमेंट। कौन है बच्चे? ब्रोनियन मूवमेंट। अब ब्रोनियन मूवमेंट का मतलब समझिए क्या है बच्चे। जब ये कोलोइडल पार्टिकल इधर उधर उधर इधर ऐसे चलता रहता है कि जिग-जैग मूवमेंट है कोलोइडल पार्टिकल, वो इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो ये उसकी ब्रोनियन मूवमेंट कहलाती है। द जिग-जैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन स्पेस इज नोन एज ब्रोनियन मूवमेंट। तो चलिए भी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास, वो है टाइप ऑफ कोलॉइड्स। क्या है बच्चे?
टाइप क्या है कोलॉइड्स के, तो ये जनरली 3, 3, 6 और 1, 2, 8 टाइप के कोलॉइड हैं। तो सुनिए, अब जब सोलवेंट सोल्यूट की बात करें तो हमें सोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी। यदि मैं सोलवेंट सोल्यूट बोलूंगा ना तो हमें सोल्यूशन बोलना पड़ेगा, और सोल्यूशन का पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैंने पानी के अंदर मैंने इंक डाल दी बच्चे, तो क्या ये सोल्यूशन बनेगा? ना, ये तो कोलॉइड बनेगा। क्या बनेगा? ये तो कोलॉइडल सोल्यूशन बनेगा। तो उस टाइम पे जो थोड़ी अमाउंट में डाला उसको बोला जाता है बच्चे डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। मतलब जो चीज घोली है वो डिस्पर्स्ड फेज है, और जिसके अंदर उसको घोला गया है उसको बोला जाता है डिस्पर्जन मीडियम। तो देखिए यहां ऊपर लिखा हुआ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। इनका मतलब क्या है कि मैं सॉलिड को सॉलिड में फैला घोलूंगा। मीडियम भी सॉलिड और घोलने वाला भी सॉलिड है। जैसे एलॉयज बनाते, मिश्र धातु, एक मेटल को दूसरी मेटल में मिला दो। भैया ऐसे थोड़ी मिलेगी मेटल मेटल में कि ले मेटल मेटल में मिल जाए, उनको पिघला कर मिलाना पड़ेगा। ठीक, तो फेज और मीडियम का मतलब समझो। फेज जो फैलेगा और मीडियम जिसमें फैलेगा। जैसे अभी मैं रेत को उड़ा दूं यहां पर, तो वो किस में फैल गया? हवा में। तो हवा क्या है? मीडियम, और रेत क्या है? फेज। ठीक, तो यदि सॉलिड सॉलिड के अंदर फैलता है तो उसको सॉलिड सोल बोला जाता है। भाई याद कर लो आप लोग, मैं स्टार लगाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है इनमें से, वो तो जरूर याद करने हैं आपको। जब जब सॉलिड फैलेगा और लिक्विड के अंदर फैलेगा, तो देखो इसका सो उठा लो, इसका एल उठा लो, तो सोल बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई सबसे। सॉलिड किसके अंदर फैलेगा? लिक्विड के अंदर। जैसे पानी में इंक डाल दो, इंक पाउडर्ड फॉर्म में होती है, सॉलिड होती है, और पानी लिक्विड, तो वो किसका एग्जाम्पल है? सोल का एग्जाम्पल है। जब जब सॉलिड गैस के अंदर फैलेगा बच्चे, तो उसको बोला जाएगा एरोसोल। अब एरोसोल से याद कर लो, देखो कैसे। जब 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 कोई चीज गैस में फैलेगी, देखो ये भी फैल रही है गैस में, और एक और नीचे मिलेगा, ये लो। चाहे लिक्विड गैस के अंदर फैले, चाहे सॉलिड गैस के अंदर फैलो। अब गैस क्या है? एयर है ना, तो इसका नाम आ जाएगा एरोसोल। देखो एरोसोल, एरोसोल ऐसे याद हो जाएगा तुम लोगों को। एयर, देखो एयर, एयर मतलब एयर, एयर मतलब हवा, हवा तो गैस है। तो जब जब कोई चीज गैस में फैलेगी तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चा? एरोसोल। ठीक है। जैसे भाई सॉलिड गैस के अंदर फैल गया, जैसे ये है धूल, है धूल फैल गई हवा के अंदर, तो ये क्या बन गया? एरोसोल। लिक्विड गैस के अंदर कब फैलता है? जैसे धुंध वगैरह नहीं होती, कई बार देखना, वो पानी की वाटर ड्रॉपलेट वो गैस के अंदर फैल गई है वो। ठीक है। जब लिक्विड सॉलिड के अंदर फैलेगा बच्चे, तो क्या बोला जाएगा उसको? जेल। इंपॉर्टेंट है भाई, जो हेयर जेल वगैरह होते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड सॉलिड में फैलने का। जब लिक्विड लिक्विड में फैलेगा तो उसको बोला जाता है बच्चे इमल्सन। ये तो भाई महा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा रहा हूं। तो इमल्सन कब बनेगा? जब लिक्विड भी फैलेगा और लिक्विड के अंदर फैलेगा। जैसे दूध है इसका एग्जांपल, मिल्क। क्या है बच्चे? मिल्क। सर मिल्क में कैसे? मिल्क में पानी होता है बच्चे, और उसके अंदर फैट होता है। फैट जनरली लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। तो पानी भी लिक्विड और फैट भी लिक्विड, तो उन दोनों से मिलने से दूध बनता है, और दूध किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। जब गैस फैलेगी बच्चे सॉलिड के अंदर, तो उसको बोला जाएगा सॉलिड फॉर्म। ठीक है। और जब गैस फैलेगी लिक्विड के अंदर, उसको बोला जाएगा फॉर्म। तो ये आपको याद करने, ये फेज है और ये मीडियम है। मतलब ये जो फैलेंगे वो है, और ये जिसमें फैलेंगे वो है। ठीक है। अब यदि कहीं पर बच्चे एक्वासोल लिखा आता है, एक्वासोल, इसका मतलब उसमें जो मीडियम है ना वो एक्वा, एक्वा मतलब पानी है। क्या है बच्चे? पानी। यदि कहीं पर एल्कोसोल लिखा आता है, एल्कोसोल, इसका मतलब एल्को का मतलब एल्कोहल, एल्कोहल, इसका मतलब वहां पर जो मीडियम है वो कौन है? एल्कोहल है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे सर? पहला तो यही है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वोकलोइड वाला वो क्वेश्चन कर लिया हमने। टिंडल इफेक्ट क्या? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट ऐसे पूछेंगे। व्हाट इज ब्रोनियन मूवमेंट ऐसे पूछेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट ऐसे पूछ लेंगे आप लोगों से। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज सोल? solid dispersed into liquid is known as sol. What are aerosol? Solid or liquid dispersed in gas are aerosol. What is emulsion? Give example of emulsion. किसका एग्जाम्पल दीजिए आप? emulsion का एग्जाम्पल दीजिए। तो चलिए भाई ये छोटा सा पॉइंट और रह गया है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट है ना उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मेथड लगेगा, मैं बारी बारी ये सारे मेथड आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो भाई, फिल्ट्रेशन। मान लो आपसे कहें ये पानी है और पानी में रेत मिला दिया, तो इसको किससे सेपरेट करोगे? छान लो भाई, फिल्टर पेपर की हेल्प से। क्या करो? एक फनेल लो, उसमें फिल्टर पेपर लगा दो और ऊपर से मिक्सचर डालो, तो पानी तो आ जाएगा नीचे
और जो रेत है वो अटक जाएगा ऊपर। तो ये प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। क्या है प्रोसेस? है फिल्ट्रेशन। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। फिर आता है सब्लिमेशन। मान लीजिए आपसे कहें कैम्फर है, कैम्फर, और प्लस में है रेत, सैंड, इसको कैसे अलग करोगे भाई? कैम्फर, कपूर, कपूर आपको पता है डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। तो फिर से आप क्या करोगे? इन दोनों को एक कंटेनर में डाल दो और नीचे से क्या कर दो? इनको गर्म। तो और ऊपर ना एक उल्टी करके फनल रख दो, उल्टी करके फनल, और इसको बंद कर दो। तो जैसे ही आप गर्म करोगे तो जो कैम्फर है इसमें जो उड़ जाएगा, क्योंकि उसका सब्लिमेशन हो जाएगा, और वो ऊपर जाकर चिपक जाएगा, ऐसे यहाँ चिपक जाएगा, और नीचे कौन रह जाएगा? रेत, और ऊपर कौन चिपक जाएगा? आकर कैम्फर। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली सब्लिमेशन में ऐसी चीजों को अलग किया जाता है जो सबलाइम सॉलिड होते हैं, जैसे कैम्फर, नेप्थलीन, ये सब चीजें। क्लियर है? हाँ जी। फिर आता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन। अब आपसे कहेंगे पानी में बच्चे रेत डाल दिया किसी ने, सॉरी रेत नहीं भाई, नमक, सोल्ट डाल दिया, इसको कैसे अलग करोगे? तो क्या करो भाई, इसको गर्म कर दो, पानी उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा उड़ता रहेगा और पीछे नमक बच जाएगा। तो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग। क्या है? इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग। ठीक है, सही है। और यदि अब तीन चीजें मिक्स कर दी किसी ने, ये लो सोल्ट प्लस में रेत, सैंड प्लस में वाटर, इसको कैसे अलग करोगे? ये लो भाई तीन चीजें मिक्स हो गई। सोचो। तो सर पहले तो हम इसको कर लेंगे फिल्टर, पहले पेज नंबर पे करेंगे फिल्टर, तो इससे रेत अलग हो जाएगा। सर सेकंड नंबर पे हम कर लेंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से क्या हो जाएगा बच्चे? नमक से पानी अलग हो जाएगा और नमक बच जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई। फिर आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबक के साथ अलग करना। यहाँ पर तब अलग करेंगे जब हम लोग इस मेथड का अप्लाई तब करेंगे जब कोई चीज आयरन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? आयरन की। जैसे रेत के अंदर लोहे का पाउडर मिक्स कर दिया किसी ने, रेत के अंदर आयरन पाउडर मिक्स कर दिया किसी ने, तो कैसे अलग करोगे भाई? चुंबक की हेल्प से अलग करेंगे। क्लियर है भाई? हाँ जी सर। सेपरेटिंग फनल, अब इस मेथड का उस जगह यूज किया जाता है जहां पर दो लिक्विड हो। कैसे लिक्विड? दो लिक्विड, लेकिन वो मिक आपस में डिजोल्व नहीं होते हो, आपस में डिजोल्व नहीं होते हो, जैसे ऑयल और वाटर, घी और पानी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारे पास एक सेपरेटिंग फनल होती है इस तरह से। क्या होती है? सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसमें हम वो मान लो ऑयल है और कौन है? वाटर, इसको डाल दें। इसे होगा क्या बच्चे? जिसकी डेंसिटी ज्यादा ना वो नीचे आ जाएगा। पानी की डेंसिटी ज्यादा होती तो पानी आ गया नीचे, और ऑयल की डेंसिटी कम होती तो ऑयल रहेगा ऊपर। ये ऑयल है और ये क्या है बच्चे? वाटर। अब हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे, ओपन तो शुरू में आ जाएगा पानी, और फिर इसको बंद कर देंगे, फिर दूसरा बर्तन लेकर आएंगे, उसमें ऑयल इकट्ठा कर लेंगे। तो इसका मेथड का नाम है सेपरेटिंग फनल। ठीक है भाई? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। फिर आता है बच्चे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का यूज वहां किया जाता है जहां पर दो चीज हैं और वो आपस में आसानी से मिक्स हो रही हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है। मतलब लगभग 25 का डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। जैसे बच्चे अल्कोहल है, कौन है? अल्कोहल, और प्लस में वाटर है, इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। अब कैसे? देखो, हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर कौन डाल दी? अल्कोहल, और प्लस में डाल दिया वाटर। क्या डाल दिया? प्लस में वाटर। अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से एक पाइप लगाकर कंडेंसर, इसको ना दूसरे कंटेनर में रख देंगे इस तरह से, और ये ना ठंडा करने के लिए हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। मतलब इस पाइप के चारों तरफ पानी आ जाएगा, वाटर, ताकि इसको ठंडा कर सके। अब हम इसको गर्म करेंगे। अब मान लो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेल्सियस और पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या? जैसे आप इसको गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर 70 पहुंचेगा, पहले 70 पहुंचेगा तो अल्कोहल बोलेगी पानी को, पानी मैं तो चली, टाटा बाय बाय, मैं तो चली, क्योंकि मेरा तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। तो यहाँ से अल्कोहल जाएगी बाहर इवेपोरेट होकर, और ये जो पानी है ये ठंडा पानी है, ये इसको ना वेपर से उसमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ आ जाएगी अल्कोहल। जब तक इसका टेम्परेचर 80 पहुंचेगा तो सारी की सारी अल्कोहल कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर अल्कोहल, और पानी बच जाएगा बच्चे यहाँ पर। तो इस मेथड को बोला जाता है डिस्टिलेशन। यदि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है बच्चे, मान लीजिए 15 है, 10 है, 5 है, तो वहां पर एक और मेथड यूज किया जाता है, वो है बच्चे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन बच्चे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है,
बस उसमें कुछ नहीं होता, ये जो पाइप है ना इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बस ऐसे हो जाए और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये मेथड थे हमारे पास सेपरेट करने के। ठीक है, 1-2 नंबर में पूछ भी सकते हैं, हालांकि सीबीएसई ने कट कर दिया है ये सिलेबस में से। ठीक है, लेकिन भाई आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है करने में, तो क्या ही हर्ज है हमारे पास। 2 और मेथड बच गए हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जनरली क्रोमेटोग्राफी का यूज बच्चे कलर पिगमेंट्स को अलग करने में यूज होता है। किसको? कलर पिगमेंट्स को, जो कलरफुल चीजें हैं ना, जैसे ये जो अलग अलग कलर है इनको अलग करने में यूज होता है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, एक और प्रोसेस है बच्चे क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का यूज होता है बच्चे, आपके पास ना किसी चीज का इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल, और आप उसको ना प्योर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको ना किसी लिक्विड के अंदर डालकर गर्म करो, फिर कुछ देर तक के लिए 24 घंटे के लिए 30 घंटे के लिए उसको ठंडा होने दो। ठंडा होने से उसके जो प्योर चीज है ना, प्योर, उसके ना क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल। ये प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, और ये था चैप्टर हमारे पास, इज मैटर अराउंड अस प्योर। वीडियो लेक्चर कैसा लगा? गो टू कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो, ताकि हम और चैप्टर्स की वीडियोज आपके लिए लेकर आ सकें। तो आप रेगुलरली विजिट करते रहें हमारे चैनल जटैंड क्लासेस को, जहां पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है।